नमस्कार दोस्तों आज 1 अप्रैल से हमारे इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जीएसटी है, यूपीआई है, मिनिमम बैंक बैलेंस है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 10-12 के आसपास। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक ओवरऑल समरी मिल जाएगा कि आज 1 अप्रैल से क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं और किस तरह से आपको ये इंपैक्ट करेगी। काफी कुछ जानने को। चलिए आगे बढ़ते, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को एंड होता है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज और कई देशों में अगर आप देखोगे तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन अभी भी हम इस हिसाब से चल रहे हैं। तो यहां पर जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको याद होगा इस बार निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था उसमें टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। जो हम इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, तो उसमें आपको पता ही होगा कि यहां पर यह बोला गया कि 5 लाख पहले तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था, इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब सिंपल अर्थ यह हुआ कि अगर आपकी इनकम सालाना 12 लाख रुपए तक है तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और ध्यान रखिएगा, ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ है आज, तो यहां से जो आपकी इनकम जनरेट होगी उस पर यह लागू होने जा रहा है, राइट। मतलब अगले साल जब आप एक्चुअल में रिटर्न फाइल करोगे तब यहां पर आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो इसमें एक और चीज है कि जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। सिंपल अर्थ ये है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है और अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर कई लोग हो सकता है कि शायद जो ओल्ड वाला टैक्स रिजीम है उसमें ही जाना चाहते होंगे, मतलब कि जिसमें आपको एग्जम्पशंस मिलता है, डिडक्शंस मिलता है बहुत सारा, एटीसी, एचआरए, तो जो कि नए वाले टैक्स स्लैब में आपको देखने को नहीं मिलेगा उतना। तो यहां पर अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली पहले वाले टैक्स स्लैब में रहें तो यहां पर आपको स्पेसिफाई करना होगा, बताना पड़ेगा सरकार को पहले से कि मैं पहले वाले में जाना चाहता हूं। अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट आपका टैक्स रिजीम है वो नया वाला लगने वाला है। ओवरऑल यहां पर यह बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास को इससे काफी फायदा होगा और मिडिल क्लास यहां पर खर्चा करेगा, पैसा खर्च करेगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे हमारी जीडीपी ग्रो हो सकती है। दूसरा है यहां पर पैन आधार लिंक। देखो यहां पर जो डेडलाइन था, क्योंकि सरकार ने कई बार जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया, फाइनली 31 मार्च कल जो है ये डेडलाइन खत्म हो गया। मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपने लिंक नहीं किया, लेट मी टेल यू, तो यहां पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपका एक तो पैन डीएक्टिवेट हो सकता है और साथ ही साथ आप आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पाओगे। जो टीडीएस का रिफंड है वो शायद आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड हो गया, आपने कई बार देखा होगा शेयर्स वगैरह जो आप लेते हो तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है जो आपके अकाउंट में आता है, तो यहां पर डिविडेंड भी आपको क्रेडिट नहीं होगा। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड, डीमैट ट्रांजैक्शन, ये सारे ब्लॉक किए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप अपना पैन और आधार लिंक करिए अगर आप अपने अभी तक नहीं किया है। और अब आपको करना है तो यहां पर आपको पेनल्टी देनी होगी 1000 रुपए की, लेकिन यह करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है यूपीआई को लेकर। हम सब जानते हैं आज के डेट में यूपीआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन क्या है ना कि जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहा है उतना ज्यादा फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रॉड को रोकने के लिए यहां पर यह बोला गया है कि अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है, मतलब जो भी आपको पता ही होगा, कोई भी यूपीआई जो आप ऑपरेट करते हो, राइट, तो वो किसी ना किसी आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड रहता है, राइट। तो यहां पर अगर आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो गया है या फिर आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे को एलोकेट हो गया है क्योंकि आपने लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी भी आप वो यूपीआई आईडी जो आपके उस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वो ऑपरेट कर रहे हैं और अपना पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि अब जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास एक लिस्ट होगी, जिस लिस्ट में बोला जाएगा क्लियरली ये जो नंबर्स हैं उसको हटा दो, डीएक्टिवेट कर दो। तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो है जितने भी यूपीआई नंबर्स हैं वो आप सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ना कि जो फ्रॉड वगैरह होते रहते थे यहां पर अक्सर, और स्पेशली मान लीजिए आप अभी तक यूपीआई आईडी वो चला रहे हो पहले वाला, जो कि आपका मोबाइल नंबर से, पहले वाले मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, और वो मोबाइल नंबर किसी और को सपोज एलोकेट हो गया, तो कई बार कोई पैसा आपको ट्रांसफर करेगा तो आपके जाने के बजाय दूसरे पर्सन को चला जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है यूपीआई के साथ उसको अपडेट कर दीजिए बैंक के साथ, और जितने भी यूपीआई एप्स हैं, फोन पे, जीपे, पेटीएम, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप सबको पता ही होगा पिछले कुछ वर्षों से डिमांड हो रही थी कि जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा उसको हटाया जाए, और कई सारे जैसे ओपोजिशन पार्टीज, जो कांग्रेस पार्टी हो गई, उन्होंने अपने राज्यों में उसको चेंज भी कर दिया, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चले गए। तो काफी ज्यादा फाइट चल रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जाना चाहिए, स्ट्राइक
स्ट्राइक भी किया जा रहा था एम्प्लॉइज के द्वारा कि हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम बताया जा रहा था कि इसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन आने वाला है, और सरकार का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और मार्केट के ऊपर शेयर मार्केट में पैसे लगाए जाएंगे। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा था। फाइनली सरकार ने, आपको याद होगा, पिछले साल अनाउंस किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, जिसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। 25 से साल से ज्यादा की अगर आपकी सर्विस है तो आप इसको एलिजिबल हो इसमें ट्रांसफर करने के लिए। और यहां पर जो पेंशन है बेसिकली वो कैलकुलेट कैसे होगा, जो भी आपका लास्ट 12 महीने का बेसिक पे रहा है, 12 महीने का, उसका एवरेज का 50%, ठीक है। मान लो एवरेज आपका बेसिक पे 50,000 रुपए रहा है, राइट। तो यहां पर आपकी जो पेंशन है हर महीने वो लगभग 25,000 रुपए होगी। मतलब ये आपको एक श्योरिटी है कि मुझे इतना पेंशन मिलेगा। आपको पता है पहले वाले जो न्यू पेंशन स्कीम है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, राइट। तो यहां पर आपको एक फिक्स्ड पेंशन भी है, मतलब मिनिमम 10,000 तो पेंशन मिलेगा ही, डजंट मैटर कि आपकी सैलरी क्या रही है क्या नहीं रही है, ठीक है। और इसमें जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा रहने वाला है। तो ओवरऑल यहां पर स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी आपको मिलेगी। हाँ, अभी भी जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अच्छा रिटर्न आएगा, ज्यादा पेंशन मिलेगा, वो उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सरकार ने एक प्रकार से चॉइस दे दिया है कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाओ या फिर पहले वाले में चले जाओ। फिर नेक्स्ट यहां पर क्या है कि जो सेबी है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फुल केवाईसी का। जो नो योर कस्टमर होता है ना, केवाईसी, जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हो, कोई भी आप चाहे डीमैट अकाउंट खोलें, तो यहां पर केवाईसी रूल्स मैंडेटरी हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि सेबी ने अब साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से जो केवाईसी है, चाहे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं या फिर डीमैट अकाउंट आपके पास है, उसको आपको अपडेट करना होगा। स्पेशली यहां पर नॉमिनी को लेकर जो है आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉमिनी का मतलब यह हुआ कि इन केस कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है आपके साथ, तो उस केस में आपके जो भी पर्सन है जिसको आपने नॉमिनी नॉमिनेट किया है, तो उनके पास आसानी से पैसा चला जाए। तो यहां पर आपको कंफर्म करना होगा कि ये नॉमिनी है। मान लीजिए आपको कोई नॉमिनी एनरोल नहीं करना है, तो भी आपको बताना होगा, ऑप्ट आउट करना होगा कि मैं नॉमिनी नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीज कर दिया जाए, जो आप रिडीम करना चाहते हो पैसा अपना, वो हो सकता है ब्लॉक हो जाए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है या फिर डीमैट अकाउंट होल्डर हो, आप शेयर्स वगैरह ट्रेड करते हो, तो अपना केवाईसी को अपडेट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आधार, मोबाइल वेरिफिकेशन जो भी करना है वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, दैट इज पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम बेसिकली जो लोग चेक इशू करते हैं, ठीक है, कोई भी आजकल क्या है ना कि चेक से रिलेटेड भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब हो सकता है आपने शायद चेक इशू नहीं किया होगा, गलत तरीके से चेक देकर बैंक में आपके अकाउंट से पैसा निकलवा लिया जाता है। तो यहां पर अब मैंडेटरी हो गया है कि 50,000 से ऊपर कोई भी चेक अगर आप इशू करते हो तो उस चेक का डिटेल पहले ही आपको बैंक को बताना होगा। मान लीजिए आपने किसी को 50,000 रुपए का चेक दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया या फिर मोबाइल ऐप पर जो बैंक्स हैं, तो उसमें जाकर ऑप्शन आएगा पॉजिटिव पे सिस्टम का। वहां पर आपको पहले ही मेंशन कर देना है कि मैंने ये 50,000 रुपए का चेक का नंबर ये है, अमाउंट ये है, डेट ये है, जिसको मैंने चेक इशू किया उसका नाम ये है, राइट। तो वो सब आपको पहले फिल करना होगा, ताकि जब जो पर्सन को आपने चेक दिया है वो बैंक के पास जाए तो बैंक देख सके कि हाँ एक्चुअल में आपने ये चेक इशू किया, क्योंकि आपने ये फिल कर दिया, पहले ही बैंक को बता दिया मैंने ये चेक इशू है, ताकि ये फ्रॉड वगैरह चीजें अब नहीं हो पाएंगी। इसी को पॉजिटिव पे सिस्टम है, तो ये भी आज से लागू हो गया। ध्यान रखिएगा ये 50,000 के ऊपर के अमाउंट के लिए, ये आरबीआई ने कहा है। नेक्स्ट यहां पर जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या है, बेसिकली और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जो भी लोग जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये मैंडेटरी हो गया है, और ज्यादा ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ओटीपी वगैरह जो भी कुछ होता है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि अब से ई-वे बिल उसी बिल के लिए जनरेट होगा जो डॉक्यूमेंट 180 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब मान लो 9 महीने पुराना कोई बिल है, उसका आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं। अच्छा, ई-वे आपको पता ही है कि मान लीजिए आपको गुड्स एक जगह से दूसरे राज्य में ले जाना, मान लीजिए आप पंजाब में कोई चीज है उसको आप उत्तर प्रदेश कर रहे हो ट्रांसफर, तो आपको एक ई-वे बिल जनरेट करना होता है कि आप ये जो है गुड्स इस जगह से वहां ले जा रहे हैं, ताकि बीच में रास्ते में जब भी कोई पुलिस वगैरह चेकिंग होती है तो आप आसानी से उसको दिखा सकते हो, राइट। लेकिन अब ये साफ साफ बोल दिया गया है कि 6 महीने पुराने बिल का ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकता, ये किया गया इंपॉर्टेंट। और अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बदलाव ये भी आपको पता है, आजकल रेस्टोरेंट वगैरह में जब भी आप जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं तो आपको जीएसटी कितना पे करना पड़ता है, आप सब जानते हैं 5%। लेकिन अब रूल ये आ गया है 1 अप्रैल से कि अगर जिस भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, वहां पर कोई होटल है, मान लीजिए कोई 5 स्टार होटल में आप जा रहे हो, वहां पर रेस्टोरेंट होता है, तो होटल में अगर मान लो 5 स्टार में किराया 10,000 है, मतलब 7,500 रुपीज से ज्यादा का किराया है एक दिन का होटल रूम का, और उस रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो उस होटल में, तो यहां पर जो जीएसटी अब आपको 18% लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना, क्योंकि अभी तक 5% लग रहा था। अब हो सकता है लोग खाना खाने जाएं और कहें कि भाई 18% क्यों लगा रहे हो, तो ये चेंज हो गया है।
उस रेस्टोरेंट में अगर उस होटल का किराया 5,000 रुपए है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस रेस्टोरेंट का जो है जीएसटी जो है 5% ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर 18%। हाँ, इसमें यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा रेस्टोरेंट को। खैर, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट इज मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में वो कितना रहना चाहिए। तो देखिए यहां पर 1 अप्रैल से जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, उसमें बदलाव किया गया। और वो बेसिकली अब क्या होगा कि अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से होगा। मेट्रो में क्या आपका अकाउंट है, मेट्रो शहर में, अर्बन में, या फिर सेमी अर्बन में, या फिर रूरल एरियाज में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में यहां पर जो सेविंग्स अकाउंट है आपका, उसमें मिनिमम बैलेंस 3,000 किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के लिए 3,500 और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 4,000। सेमी अर्बन ब्रांचेस में आप देख सकते हैं अमाउंट कम हो जाता है, और जो रूरल एरियाज में ब्रांचेस हैं वहां पर अमाउंट और कम हो जाता है। तो अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपके वो चार्जेस लगाए जा सकते हैं, जो कि 10 रुपए से 100 रुपए वेरी कर सकता है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो एनएचआई जो टोल है आपका हाईवेज पर, मेजर टोल जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो गया आपका लखनऊ कानपुर हाईवे, वाराणसी गोरखपुर हो गया, लखनऊ अयोध्या हो गया, तो यहां पर बोला जा रहा है कि 5 रुपए से 10 रुपए इंक्रीज हो रहा है टोल जो है। और साथ ही साथ एनएचआई हो सकता है आज से जो है दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, कई राज्यों में यहां पर टोल रेट्स को रिवाइज करते और बढ़ सकता है 5, 10, 20 रुपए के आसपास। नेक्स्ट है यहां पर एलपीजी के प्राइसेस। देखो यहां पर जो घरों में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल एलपीजी होता है, 19 किलो का जो सिलेंडर होता है ना, बड़े बड़े जो सिलेंडर्स होते हैं, तो वहां पर 41 रुपीज का रिडक्शन हुआ है एलपीजी की गैस में। तो अब दिल्ली में फॉर एग्जांपल कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है उसका प्राइस 1762 हो जाएगा, जो कि पहले 1800 से ऊपर हुआ करता था। नेक्स्ट यहां पर एक और है, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड। देखो यहां पर स्पेशली खुशखबरी है होम बायर्स के लिए, जो भी लोग लोन लेते हैं ना घरों के लिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये बोला गया आरबीआई के द्वारा कि अगर मान लो जिस किसी एरिया में, शहर में 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पर 50 लाख रुपए तक के जो होम लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएंगे। अर्बन सेंटर जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख तक का है, तो वहां पर 45 लाख तक का जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में आएगा। और स्मॉलर जो छोटे शहर हैं, रूरल एरियाज हैं, जहां पर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो वहां पर 35 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है सिंपली क्या होता है ना कि जब यहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर डाल दिया जाता है, तो बैंकों को आप सब जानते हैं, बैंक जितना भी आपका लोन देते हैं, जिसको भी देते हैं, तो उसमें से 40% जो लोन है वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा कि अब जो बैंक्स हैं वो ज्यादा उत्साहित होंगे, ज्यादा देना चाहेंगे लोन, मतलब कि अब आपको लोन मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा एक प्रकार से। और लास्ट में यहां पर देखिए कुछ क्रेडिट कार्ड में भी चेंजेस किए गए, जो रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बट जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक का विस्तारा तो क्या एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया है, तो वो वाला जो कार्ड जिनके पास था वो चेंज होने वाला है। तो वो सबसे रिलेटेड भी चेंजेस हुए हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर आज करंट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है यहां पर, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में जो बॉन्ड यील्ड कर्व होता है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आप